तो starting with the first part, that is the first part of polymers. In fact, we'll try to finish off polymers in this entire session as much as possible. ठीक है, अब पॉलीमर केमिस्ट्री का आइडिया क्या है जरा ये समझ लो बच्चों. सो पॉलीमर्स की केमिस्ट्री पूरी की पूरी. अब यहाँ पर जरा एक फंडा समझ लेना प्लीज. हाँ, जितने भी पॉलीमर्स हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव्ड है. ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपका पॉलीमर्स का जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो कौन सा है? प्लास्टिक है ना. टेक्निकली जो पॉलीथीन या प्लास्टिक आप यूज करते हो वो एक पॉलीमर का एग्जांपल है. पॉलीमर वर्ड कहां से आया? तो पॉली एंड मर ये वर्ड कहां से आया? तो ये आया मेनी. पॉली मीन्स मेनी और मर MER मर मीन्स यूनिट्स. मर मीन्स यूनिट्स. तो द वर्ड पॉलीमर वेरी लिटरली बच्चों इट मीन्स मेनी यूनिट्स. ठीक है, किस चीज का मेनी यूनिट्स? मोनोमर का बहुत सारा यूनिट मिला है तो पॉलीमर बनता है. ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने. एक लिया मोनोमर, उसके बहुत सारे यूनिट बनाए, एक साथ मिला दिए तो क्या बन गया? पॉलीमर. तो मुझे बताओ पॉलीमर को कॉम्प्लेक्स बोलूंगा कि सिंपल बोलूंगा? पॉलीमर को, पॉलीमर क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा कि सिंपल रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा. क्यों? क्योंकि वो बड़ा है और वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है. समझ में आ रही बात? तो बेसिकली पॉलीमर कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, मोनोमर को सिंपल माना जाएगा. सबसे इजी तरीका है समझना पॉलीमर को. ध्यान से सुनना, ये वॉल जो है ना, दीवार, इसको आप पॉलीमर मान लो. इसका मोनोमर क्या होगा? ब्रिक्स होंगे, ईंटें. अब आप बोलोगे सर मेरे घर पे तो दीवार पत्थर की है, ईंट की नहीं है. ठीक है, मैं ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग में रहता हूं, तो ठीक है भाई आप ईंट की बना लो. कोई दीवार लकड़े की भी बना सकता है, राइट. US UK कनाडा में लकड़े के घर बनते हैं, लकड़े के बना लो. कहने का अर्थ ये है कि वॉल को अगर मैं पॉलीमर मानूं तो वो किसी भी चीज की बन सकती है, राइट बच्चों. ब्रिक्स की, वुड की, स्टोन की. तो वैसे ही पॉलीमर भी जो है वो एक ही टाइप के मोनोमर का बनेगा जरूरी नहीं है. यू कैन मेक अ पॉलीमर ऑफ एनीथिंग, राइट. बट दैट पॉलीमर विल बी मेड इन अ वे दैट मोनोमर के मॉलिक्यूल्स will be joined together by specific type of bonds. Again compare, दीवार में दो ब्रिक्स को कैसे ज्वाइन करते हो? सीमेंट से ज्वाइन करते हो, है कि नहीं? बस वही आपको इस तरह से सोचना है. देखो, थिंक ऑफ इट दिस वे. पहले कॉन्सेप्ट समझ लो पॉलीमर, है ना. तो पॉलीमर में हो क्या रहा है कि समझो आपने ये लिया मोनोमर का मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे ले लिए. जरूरी क्या सारे से स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए? नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ब्रांच में भी हो सकते हैं, क्रॉस लिंक में भी हो सकते हैं, बहुत सारा फंडा है. और इनके बीच में जॉइंट मार दो, इनके बीच में क्या कर दो? बॉन्ड्स बना दो. समझ रहे हो बात को? तो ये जो ब्लैक में मैंने ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए, ये ईच मॉलिक्यूल क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये मोनोमर को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो जॉइंट मैंने इनके बीच में बॉन्ड्स बनाए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये उनके लिंकेज को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? लिंकेज को. और जब ये स्ट्रक्चर पूरा अब रेडी हो गया कि भाई मोनोमर है और उसके बीच के लिंकेजेस हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? पॉलीमर बोलोगे. एकदम सिंपल, समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं, सबसे इजी चीज है ये, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी चीज है ना. ठीक है, पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. लिंकेज का कोई ऑर्डर नहीं है, फिक्स नहीं है. हर पॉलीमर में अलग तरीके का हो सकता है. ठीक है, अब जैसे कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 जोड़ सकता है. एक मॉलिक्यूल के कार्बन 1 से सामने वाले का कार्बन 4 जोड़ सकता है, कार्बन 6 जोड़ सकता है. ऐसे अलग अलग टाइप के पॉलीमर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंकेजेस में सेम मटेरियल के अंदर भी अलग अलग लिंकेजेस हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोग स्टार्च वगैरह में देखने वाले. ठीक है, या फिर आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स भी तो मिल सकता है. जरूरी नहीं कि सारे मोनोमर एक जैसे हो. अब यहाँ पे मैंने सारे मोनोमर एक जैसे बनाए, करेक्ट है ना. और समझो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि एक दूसरा पॉलीमर है जिसमें कुछ मोनोमर अलग टाइप के थे,
कुछ मोनोमर्स एक डिफरेंट टाइप के मोनोमर थे, देखिए यहाँ पे मैंने अलग कलर से बना दिए, राइट। तो ये मिक्सचर हो गया ना मोनोमर्स का, राइट। तो इसको हम लोग होमो यानी कि सिमिलर होमोपॉलीमर ऐसा बोलेंगे बच्चों, और इसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर वाला पॉलीमर ऐसा बोलेंगे। क्या ये बात भेजे में गई? सिंपल है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत थियोरेटिकल इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं। चलो, तो ये फंडा एक बार पॉलीमर का बेसिक आइडिया समझ में आ गया, देन वी कैन स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। चलो, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलीमर्स, है ना। आमिर खान फ्रॉम थ्री इडियट्स, सर हम मशीनों से घिरे हुए, सर घिरे हुए, है ना, वो बोलता है ना उसमें, वैसे हम पॉलीमर से घिरे हुए बच्चों, घिरे हुए। चलो, है ना, दिस इज बैड एक्टिंग ऑफ आमिर खान। ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल। तो पॉलीमर्स जो है ये एक सेपरेट ब्रांच कंसीडर की गई केमिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इनका डेली लाइफ में एप्लीकेशन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, विच यू ऑब्वियसली नो। जैसा मैंने प्लास्टिक का एक एग्जांपल दिया तो आप तुरंत इमेजिन कर सकते हो कितना एप्लीकेशन है। केमिकली पॉलीमर्स क्या है, एमसीक्यूज में ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ये कभी कभार वो पूछ लेते हैं, क्या कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है, आर दे कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स? यस। आर दे कंसिडर्ड जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स? यस। ठीक है, प्लीज नोट दे आर नॉट कॉल्ड जायंट सॉलिड्स। हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में जायंट सॉलिड्स पढ़े थे, कौन से थे वो? कोवैलेंट सॉलिड्स, डायमंड, है ना। ये जायंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, सबको मालूम है ना। मेड फ्रॉम repeating units which are derived from small molecules called monomers। यही इसका डेफिनेशन भी बन जाता है, ध्यान से देख लो। Polymers are complex giant macromolecules made from repeating units which are derived from small molecules called monomers। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? प्लीज मार्क एंड राइट definition, right? The term polymer comes from poly meaning many and mer meaning unit, already बता दिया। Polymers usually have high molecular mass, that is around 10⁻³ to 10⁻⁷ units। ठीक है, 1000 से लेके फिर 10⁻⁷ यानी कि 10 मिलियन तक के यूनिट्स इनके हो सकते हैं। क्या 10 मिलियन से ज्यादा बड़ा पॉलीमर नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, उससे बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो हो गया ऑर्गेनिक। अभी अपने पास जो सिलेबस है वो ज्यादातर ऑर्गेनिक वाले पॉलीमर से डील करता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं, ठीक है, बट हम लोग ज्यादा करके ऑर्गेनिक वाले पॉलीमर्स में से डील कर रहे हैं। ठीक है, चलो, नोबेल प्राइज इसके ऊपर थोड़ा सा शायद से, ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन बॉक्स में आपको दिया हुआ है इसके ऊपर शायद से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो एक बार देख लेना। स्ट्रोडिंजर जो थे साइंटिस्ट थे, स्ट्रोडिंजर, ही वाज द वन हु रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन फॉर प्रूविंग द मैक्रोमोलिकुलर नेचर ऑफ पॉलीमर्स। अच्छा, ये फंडा कहाँ से आया? सो पॉलीमर्स मैक्रोमोलिकुलर होते हैं। ये पॉलीमर्स ऐसे भी थे जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट करते थे, आप समझ रहे हो। सारे पॉलीमर्स मैन मेड है ऐसा नहीं है, ये हमने नहीं बनाए लैब में। बहुत सारे पॉलीमर्स कैसे बच्चों, जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो उनको पहले स्टडी किया गया, उनके पैटर्न को स्टडी किया गया। दे एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट अच्छा कि नेचर में ऐसे जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मैक्रोमोलिकुलर होते हैं, और फिर उनके कंपैरेटिवली और उनके हिसाब से उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करके हमने लैब में फिर आर्टिफिशियल पॉलीमर्स यानी कि मैनमेड पॉलीमर्स बनाए। नेचर में पाए जाने वाले पॉलीमर्स कौन से हैं? थिंक, बहुत सिंपल आंसर है। नेचर में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है जिसको आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो? नेचर में, ये मत बोलना सर आजकल तो नेचर में प्लास्टिक ही मिल रहा है, ऐसा मत बोलना। नेचर में मिल रहा है आपको प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन
प्रोटीन का नाम ही प्रोटीन है, क्यों? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पुराना, सबसे पहला मॉलिक्यूल, नाम ही वहीं से आया। प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जो खाते हैं, स्टार्च क्या है? आप रोटी सब्जी, सॉरी रोटी चावल खाते हो, क्या है? स्टार्च है ना। क्या है वो? पॉलीमर है, राइट, है ना। तो नेचर में पॉलीमर ऑलरेडी प्रेजेंट थे भाई, हम लोग यूज कर रहे थे बहुत सालों से, उसको पहले स्टडी किया गया, ठीक है। तो स्ट्रोडिंजर को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। उसके बाद ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, सबने नाम सुना होगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। तो नाटा जो है उनको मिला नोबेल प्राइज फॉर वर्किंग विथ विनाइल पॉलीमर्स। उनके नाम पे ऑब्वियसली जिगलर नाटा कैटलिस्ट रखा गया, बिकॉज ही वर्क मेनली फॉर स्टीरियो स्पेसिफिक रेगुलरिटी इन विनाइल पॉलीमर्स। स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते ही हैं, डेक्स्ट्रोलीवो फॉर्म्स, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह, राइट। तो उन्होंने स्पेसिफिकली इस पे काम किया था, विनाइल पॉलीमर्स पे, राइट। एंड चेन एंड फ्लोरी का नाम तो बायो में तो सुना ही होगा, ठीक है। फ्लोरी एंड चेन बेसिकली उन्होंने डीएनए के सिंथेसिस में जो स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर भी, बिकॉज दे एक्सप्लेन्ड हाउ इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन हैपेंस, राइट। बच्चों आप लोगों को ये याद होगा, मैंने आपको ना एक चेन रिएक्शन पढ़ाया था, नॉर्मल एल्केन प्लस क्लोरीन लास्ट में CCl4 देता है, एक क्लोरीन, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म में हो क्या रहा था? कंटिन्यूअसली चेन तरीके से रिएक्शन हो रहा था, है ना। तो उसके 3 स्टेप मैंने बताए थे, चेन शुरू होती है, फिर लंबी होती है, फिर खत्म हो जाती है, वैसा, है ना। तो ये फंडे जो है ना, ये फ्लोरी ने बताए थे, इनके साथ में एक और साइंटिस्ट थे चेन नाम के, उन्होंने फिर बायोलॉजी में जब डीएनए वगैरह जो सेल के पॉलीमर्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डीएनए प्रोटीन वगैरह जब वो बन रहे, तो उसके ऊपर अप्लाई किया था। तो चेन एंड फ्लोरी को उस टाइम पे नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। खैर वो मैं ज़्यादा बायो में नहीं घुसूंगा, सिंपल रखते। तो ये एक्स्ट्रा है, आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मार्क करके रख लो, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। नाउ क्लासिफिकेशन, दे हैव गिवन many varieties. What we'll do is we'll write it in simple chart form. In your exam, please remember, define and classify polymers. There is almost a 100% chance that they will ask you this question in your theory paper, I'm saying, ठीक है। If you take all the board papers of previous years, जब भी polymers chapter जब से है, every year कोई ना कोई तरीके से घुमा फिरा के वो क्लासिफिकेशन पे एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं थियोरी पेपर में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यहां पर मेंशन करो राइट इन चार्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन, ठीक है। एग्जाम में भी चार्ट फॉर्म में ही लिखेंगे बच्चों, एग्जाम में भी चार्ट फॉर्म में, हाँ, एग्जाम में भी आप चार्ट फॉर्म में ही लिखें, प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इसको अगर आप लंबा ऐसा लिखने जाओगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा एक आंसर लिखने में, और कोई यूज नहीं। 2 या 3 मार्क के लिए आएगा डिफाइन एंड क्लासिफाई, चार्ट फॉर्म में ही लिखना है, समझ रहे हैं आप लोग। चलो पहले हम लोग सिर्फ उनकी कैटेगरीज देख लेते, कैटेगरीज क्या क्या देखो। पहला क्या था? सोर्स। पहला क्या था? क्लासिफाई कैसे करना है? सोर्स में आता है नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, ठीक है। और नेचुरल में ऑब्वियसली प्लांट एंड एनिमल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सोर्स हो गया, फिर आ गया स्ट्रक्चर पे बेसिस पे आ गया आपका लीनियर और ब्रांच और क्रॉस लिंक, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, ये 3 आ गए किस पे? स्ट्रक्चर पे बच्चों। फिर आता है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मैं आपको हर एक वर्ड अभी समझाऊंगा, हर एक पहले लिख लेंगे और फिर एक एक वर्ड अपन समझेंगे डिटेल। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में एडिशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग। एडिशन को चेन ग्रोथ भी कहते हैं, कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ भी कहते हैं, और ऑब्वियसली रिंग ओपनिंग थर्ड वैरायटी, ठीक है। जस्ट सी हाउ मेनी पेजेस गोज इन द क्लासिफिकेशन, then you'll realize how wasted it is to write it in paragraph form। हाँ बच्चों। फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ध्यान से देखो, पहला कौन सा था? फिर से रिवाइज कर, भूल जाते हैं बच्चे। सोर्स, फिर स्ट्रक्चर, फिर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और अभी ये चौथा क्या है?
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ठीक है बच्चों, ये 4 हो गए। और फिफ्थ, टाइप ऑफ मोनोमर्स, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो होमो और हेट्रो, हेट्रो का दूसरा नाम कोपॉलीमर टेक्निकली, राइट। फिर उसके बाद बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी कैसे? उसमें 2, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेरी सॉरी, राइट। तो ये ओवरऑल जो आपका इतना बड़ा क्लासिफिकेशन है, ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, फॉर देम टू एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस इन पैराग्राफ फॉर्म, बट इट्स एज आई मेंशन्ड एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता ही है, एज आई मेंशन्ड, है ना। और you cannot afford to write pages for like 2 marks in your theory paper, है ना। क्लासिफिकेशन में आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ उनके जो नाम हैं बच्चों, वो नाम और उनके टाइप्स, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है और उनके टाइप्स। हाँ, पर अपने चार्ट पे अपन क्या करेंगे, हर एक का एग्जाम्पल भी लिख देंगे, अपने चार्ट में अपन एग्जाम्पल्स भी डाल देंगे ताकि अपना आंसर जो है वो कंप्लीट लगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो चार्ट है अपन ड्रॉ करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। इसको आप लोग अपने बुक में मार्क कर लीजिए प्लीज सब लोग। I hope everybody is marking in the book simultaneously. Yes. तो based on source, that is natural, synthetic and semi-synthetic. अभी एक एक वर्ड मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल समझते हैं। चलो ठीक है, पहला तो सोर्स में तो ये इजी है कि भाई कहाँ से आया वो पॉलीमर, है ना, कहाँ से आया। नेचर में डायरेक्टली मिल गया, बना बनाया। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिल्क। सिल्क, अच्छा, सिल्क, वूल, जो भी आपके प्लांट वगैरह, प्लांट्स में मिलते हैं ना, जिससे कपड़े बनते हैं, आप ऐसे याद रख लो, है ना। वूल के कपड़े आप पहनते हो, सिल्क के कपड़े पहनते हो, है ना। तो ये डायरेक्ट हो गए। ओके, अच्छा, बायो वाले जो हैं उनके लिए सिल्क, सिल्क वर्म, सेरिकल्चर, सिल्क फार्मिंग, सिल्क वर्म पे फार्मिंग, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बायो, है ना। ओके, नेचुरल में सिल्क भी लिख लो और स्टार्च भी लिख लो, एक प्लांट वाला एक एनिमल वाला। स्टार्च कहाँ मिलता है? सॉरी, स्टार्च मैंने स्टार्च क्यों लिखा, ग्लाइकोजन लिखो। सॉरी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है? हमारे शरीर में, है ना, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स के सेल्स में जब भी खाना जो ग्लूकोज बनता है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया। सिंपल, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा। प्रोटीन भी आएगा, प्रोटीन भी आ सकता है, आप प्रोटीन लिख सकते हो। नेचुरल पॉलीमर्स में क्या है, प्रोटीन लिख सकते हो। whichever one you find is easy to remember. सिल्क प्लांट सोर्स का हो गया, प्रोटीन एनिमल सोर्स का हो गया, बट प्रोटीन प्लांट्स भी बनाते हैं वैसे तो, है ना, दोनों नेचुरल हो गए। व्हाट अबाउट सिंथेटिक, कंप्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर? प्लास्टिक, पॉलीथीन प्लास्टिक है, सिंथेटिक है ऑफ कोर्स। और भी ज्यादा अगर हम देखें तो जो रबर आपका ट्री से आता है, रबर का प्लांट होता है, रबर सिंथेटिक नहीं है बच्चों। हाँ, टायर वाला रबर जो है जिसमें आप लोग सल्फर डालते हो वो अलग है। चलो ठीक है, देखते हैं। सिंथेटिक में आपका बेकलाइट आ गया, है ना, आपका प्लास्टिक आ गया वगैरह, ये सब ये सिंथेटिक में आ गया। ठीक है, बेकलाइट क्या होता है? जिसे आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस, आपके ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स, है ना, इवन जो व्हाइट बोर्ड जिस पे अपन लिखते हैं क्लासरूम में, वो सब ज्यादा करके बेकलाइट के बनते हैं। वो मटेरियल प्लास्टिक जैसा ही लगता है लोगों को, बट एक्चुअली बेकलाइट होता है। वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक में वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं जिनको पार्शियली लैब में ट्रीट करके
पॉलीमर बनाया गया, मतलब कि वो नेचर से लिए, उसमें से एक पार्ट नेचर से लिया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया, समझ रहे हो, सेमी सिंथेटिक। तो ये होगा आपका सेल्यूलोज एसीटेट या एसीटेट रेयन, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल, एसीटेट रेयन। अभी रेयन क्या है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क का एक फॉर्म है, ठीक है। अब अगर आपके घर पे जैसे मम्मी है या दादी है या दीदी है जो साड़ी वगैरह पहनते हैं, उनको आइडिया होगा, उनको आप पूछना, ठीक है। आजकल ना वो साड़ीज में अलग अलग मटेरियल आता है, शिफॉन और रेयन, है ना, ये सब। वो क्या होता है, वो लोग नेचुरल सिल्क लेते हैं और उसको प्रोसेस करके थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट। तो उस मॉडिफाइड वर्जन को अपन सेमी सिंथेटिक में यूज करते हैं। समझ में आई बच्चों बात? यस, ओके। नाउ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही ऑब्वियस, ये तो डायरेक्ट है ना यार, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक, सीधा। लीनियर में क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड होंगे, सारे मोनोमर एक सिंगल लाइन में होंगे और लीनियर हो गया, ठीक है। फिर ब्रांच्ड, ब्रांच जैसे अपन आइसो लिखते थे, नियो लिखते थे, ब्रांच है ना, ब्रांच तरीके से माइक्रोमोलिक्यूलर, हाँ, तो ब्रांच तरीके से लिख दिया, करेक्ट। एंड क्रॉस लिंक में क्या होगा, क्रॉस लिंक में ना नेटवर्क तरीके से, यानी कि क्रॉस लिंक में यस, तो क्रॉस लिंक को हम लोग नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। यस बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, करेक्ट, प्रोटीन में अलग अलग टाइप के दो चेन्स के बीच में नेटवर्क्स बनते हैं, है ना, तो कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है, दैट इज क्रॉस लिंक। नाउ वन थिंग वेयर यू हैव टू बी केयरफुल इज द एग्जांपल्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि आप बोल रहे हो कि एक टाइप का पॉलीथीन है जो ब्रांच्ड है, समझ रहे हो, एक टाइप का पॉलीथीन है जो ब्रांच्ड है, तो वो ब्रांच में भी एग्जांपल में आ सकता है, सिंथेटिक में भी आ सकता है, समझ रहे हो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी आ सकता है ना आगे। हाँ, तो रबर जो है वो इलास्टिक में भी आ जाएगा और नेचुरल में भी आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल्स जो है ना, आपको ऐसे ट्राई करने कि आप 3-4 ही एग्जाम्पल याद रखो, बट सब में आप उसको डाल सको, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम्पल्स याद करने में। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो मैं आपको फंडे समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल फटाफट मार्क कर लेंगे, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग ईच वन। एग्जाम्पल मार्क कर लेंगे, यू कैन ऐड देम टू योर टेबल। ओके, तो लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, इजी, सिंपल। लीनियर में सीधा एक सिंपल एक लाइन रहेगी, ब्रांच में क्या रहेगा, मल्टीपल लाइंस रहेगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है, और क्रॉस लिंक कैसा होगा कि जब ये लाइन बनाई हुई है ऐसे मोनोमर्स की, तो कोई भी कहीं भी कनेक्टेड हो रहा है। अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा करते थे, याद होगा, कोई भी कहीं भी जा रहा है ना, तो वैसा आपका क्रॉस लिंक हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा कि भाई एक तो ये कि वो शेप को भी डिफाइन कर रहा है, फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, शेप को डिफाइन कर रहा है वो फाइबर। लिटरली कोई चीज को मैं फाइबर बोलूं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, करेक्ट है बच्चों। तो शेप को डिफाइन कर, आप बोलोगे सही है। और इलास्टोमर यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर रहा है कि उसमें इलास्टिसिटी है कि नहीं है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनकी शेप और उनकी प्रॉपर्टीज दोनों को डिफाइन कर सकता है। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि हीट से उनको कैसा अफेक्ट, कितना इफेक्ट होता है हीट का, वो भी डिफाइन कर रहा है। एक एक को समझते हैं। इलास्टोमर मतलब क्या रहेगा, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहेगी, करेक्ट बात है। इलास्टोमर क्या रहेगा, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहेगी। इसका क्लासिक एग्जांपल है रबर, रबर या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, करेक्ट बोल रहा हूं, है ना। फाइबर, फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे बच्चों, ऑफ कोर्स। नायलॉन, नायलॉन की रस्सी होती है ना, फाइबर होता है वो। अच्छा, वो सिंथेटिक होगा कि सेमी सिंथेटिक होगा कि नेचुरल होगा? नायलॉन नेचर में मिलता है क्या? तो नायलॉन जब आप लैब में बनाते हो ना,
नायलॉन नेचर में बना बनाया मिलता है क्या? ऐसा जमीन खोला ओहो नायलॉन निकला, ऐसा होता है? नहीं, आप लैब में बनाते हो ना यार, राइट? आप फैक्ट्री में बनाते हो तो इट इज सिंथेटिक, है ना? बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज ज्यादातर जो नेचुरल वाले वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, ऐसे याद रखो। नेचुरल वाले कैसे होंगे? बायोडिग्रेडेबल होंगे। सिल्क, कॉटन, स्टार्च, उसको फेंक देंगे नेचर में तो वो अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, है ना बच्चों? नायलॉन बोला तो आपको दो चीजें हमेशा याद आती है, कपड़े सुखाने की घर पे अपने रस्सी, और एक दांत ब्रश करने का वो ब्रश का ब्रिसल्स। नायलॉन बेस्ट इजी एग्जांपल्स, है ना? वहां पे यूज होता है ना नायलॉन। नायलॉन के कपड़े भी बनते हैं वैसे, तो वो फाइबर हो गए, धागे जैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट का मतलब जरा समझना, थोड़ा सा इसमें इन डेप्थ जाना पड़ेगा। थर्मो वर्ड से क्या समझा? हीट, हीट और टेम्परेचर, राइट? अच्छा, प्लास्टिक और सेटिंग, व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन? अभी आपके लिए प्लास्टिक मतलब ये जिससे बॉटल बनी है, प्लास्टिक। पर फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको पता है फिजिक्स क्या बोलता है? फोर्स लगाने पे जिसका शेप बदल जाए वो प्लास्टिक, करेक्ट है बच्चों? हाँ, जिसको मोल्ड कर सकते हैं, जिसका शेप बदल सकते हैं, लिटरल मीनिंग दैट इज प्लास्टिक। तो थर्मो प्लास्टिक, नाम बताओ। अच्छा, हीट करने पे शेप बदल पाएंगे, हाँ सिंपल। तो क्या इस बॉटल को जब मैं हीट करता हूं, इसमें आप गर्म पानी डाल के देखो, ये बेंड हो जाती है कि नहीं हो जाती है कि नहीं? तो ये होता है ना, तो ये थर्मोप्लास्टिक हुआ। ग्लास भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, बट ग्लास इज नॉट अ पॉलीमर। क्यों? क्योंकि ग्लास तो ऐसे रैंडम कॉम्पोजिशन से बनता है ना, ग्लास को हम लोग पॉलीमर में नहीं गिनते। ग्लास तो अच्छा अमॉर्फस सॉलिड था, याद है सबको, हमने किया था, सुपर कूल्ड लिक्विड है ना? बट प्लास्टिक, यस। देखो यार, रिपीटिंग एक फिक्स पैटर्न चाहिए आपको। ग्लास क्या अमॉर्फस है, कोई फिक्स रिपीटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं, कोई फिक्स रिपीटिंग पैटर्न ही नहीं, है ना? हाँ, उसकी प्रॉपर्टी थर्मोप्लास्टिक है। ग्लास जो है होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ग्लास की मोल्डिंग का वो वीडियो देखा होगा सबने यूट्यूब पे, है ना? ऐसा वो ग्लोइंग एकदम ऐसा वो रहता है, और बड़ी सी पाइप रहती है, उसमें से ब्लो करके वो शेप देते हैं ग्लास को, है ना? ओके, if any of you all are interested in Goa, at the outskirts of Goa they have this huge glass factory, you can go and watch. they have people coming to just see कि ग्लास कैसे बनाया जाता है, उसके टूर्स होते हैं फैक्ट्री। थर्मोसेटिंग देख लो। थर्मोसेटिंग क्या होगा? आपने हीट किया तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? फिक्स हो गया, सेट हो गया, अब नहीं बदलेगा। पहले वाले का क्या, हीट करने से सॉफ्ट हो रहा था, ये वाला क्या होगा, हीट करने से हार्ड हो जाएगा। हीट करने से हार्ड हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने रोटी बना ली गोल वाली, और फिर आपने बोला अच्छा इसको अभी ट्रायंगल खाना है, आज गरम किया, फिर ऐसे रोटी को मॉडिफाई कर लिया। नहीं, वो एक बार गरम हो गया, उसका शेप सेट हो गया, है ना? नाउ यू विल थिंक ऑफ मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। नाउ यू कैन थिंक, है ना? ऑल द कुकिंग आइटम जो अपन खाने में खाते हैं वो सब थर्मोसेट होते हैं ना, राइट? आप केक बनाने के लिए आप बैटर, आप शेप दे सकते हो, बट एक बार आपने ओवन में डाल दिया, सेट हो गया ना सेट, अब उसका शेप नहीं बदलेगा ना, राइट? तो थर्मोसेटिंग लिटरली मीन्स बच्चों, थर्मोसेटिंग लिटरली मीन्स कि आप जब हीट करते हो तो स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है, और फर्दर हीट करने पे वो सॉफ्ट करके मोल्ड नहीं किया जा सकता। दैट इज थर्मोसेटिंग। क्लियर हो गई बात, है ना? ये आपने बहुत बार सुना होगा, आजकल ये एप्पल वाला बहुत कर रहा है, वी आर नॉट गिविंग चार्जर टू सेव द प्लैनेट। उसने किया था ना मार्केटिंग कैंपेन, हमने चार्जर निकाल दिया आईफोन में से ताकि प्लैनेट सेव कर सके, क्योंकि ये ई वेस्ट है ना? क्योंकि ये ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो बेकलाइट से बने होते हैं, और बेकलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग है। तो कोई शाना ऐसे ट्राई करेगा इसको जला के कुछ और कर ले, नहीं हो पाएगा। क्यों? थर्मोसेट मटेरियल है ना। प्लास्टिक जो है वो तो थर्मोप्लास्टिक है, बिकॉज ये रिसाइकल नहीं, बिकॉज ये मोल्ड नहीं होती तो ये रिसाइकल नहीं होती, और इसीलिए वो क्लेम्स है ना कि अच्छा जितने कम आप चार्जर यूज करो, जितने कम फोन यूज करो या जो भी है,
एक्सेसरीज कम यूज करोगे तो इट इज गोइंग टू सेव द प्लैनेट, दैट इज ट्रू इन द लॉन्ग रन। राइट बच्चों, तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेट इज क्लियर। थर्मोप्लास्टिक क्या था? सॉफ्ट होगा हीटिंग पे, एक वर्ड में बोलेगा तो हीटिंग पे सॉफ्ट थर्मोप्लास्टिक, हीटिंग पे हार्ड इज थर्मोसेटिक। सिंपल, बेकलाइट एग्जांपल अच्छा है। ओके, देन कम टू मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये वाला एडिशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग वाला आपको करना ही नहीं है, इसके एग्जांपल ऐसा कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है, फिर भी देख लेंगे अपन। एडिशन और कंडेंसेशन पे फोकस करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन, वहां पर मोनोमर के दो मॉलिक्यूल आएंगे और साथ में जुड़ जाएंगे। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको एडिशन रिएक्शन तो पढ़ाया ही है, सबसे अच्छा एग्जांपल था मार्कोनिकॉफ रूल, हमने किया है ना बच्चों। ये था इथीन प्लस HCl गिविंग CH3 CH2 Cl, इजी, राइट। ओके, सो ये था एडिशन। क्या यहां पर बाय प्रोडक्ट बन रहा था? बिल्कुल नहीं, कोई बाय प्रोडक्ट। तो एडिशन का मतलब यही है कि भाई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एडिशन का मतलब क्या समझे आप? बाय प्रोडक्ट। अच्छा, जो चीजें मैं यहां पे ऐसे साइड में लिख देता हूं वो नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ चार्ट और एग्जांपल ये लिखना है। एडिशन का मतलब क्या याद करेंगे आप? एडिशन का मतलब नो बाय प्रोडक्ट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एडिशन में नो बाय प्रोडक्ट। और कंडेंसेशन, द वर्ड कंडेंसेशन लिटरली मींस रिमूवल ऑफ वाटर, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पे देखो कंडेंसेशन सेकंड टाइप है, तो यहां पर बाय प्रोडक्ट रहेगा। बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? 99% केसेस में बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? वाटर रहेगा। आपके पूरे सिलेबस में एक ही एग्जांपल है जहां पे बाय प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल। करेंगे अपन अभी डिटेल में जब रिएक्शन, तो समझेगा। ज्यादातर केसेस में क्या है बाय प्रोडक्ट? बोलो वाटर, तो बोल दिया कंडेंसेशन, ठीक है, वाटर निकल गया। और एक ऐसा केस आएगा जिसमें हम लोग मिथेनॉल भी हमारा बाय प्रोडक्ट होगा, तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो एडिशन में बाय प्रोडक्ट नहीं हुआ, कंडेंसेशन में बाय प्रोडक्ट होगा और मोस्ट केसेस में वाटर होगा। रिंग ओपनिंग टाइप कैसा होता है? जहां पर कोई एक दो अलग अलग मोनोमर्स हैं, या एक ही मोनोमर है जिसका रिंग फॉर्म था, नायलॉन में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका रिंग ओपन होके फिर पॉलीमराइजेशन हो, ठीक है। तो इट मे बी 1 और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, मतलब उसमें होमो और हेटेरो दोनों आ सकते हैं, जिसका रिंग ओपन होने के बाद पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोनोमर्स। ये रॉन्ग लिखा है ना बच्चों, इसको करेक्ट करेंगे प्लीज। नंबर ऑफ मोनोमर्स पे डिपेंड करता है क्या, कि टाइप ऑफ मोनोमर्स पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मोनोमर्स कर लो उसको, नंबर नहीं बच्चों, प्लीज चेंज कर लो। टाइप पे डिपेंड करता है, टाइप सेम या डिफरेंट होने चाहिए। होमो का मतलब ऑब्वियसली सेम टाइप, यानी कि एक ही टाइप का मोनोमर कंटिन्यूअसली लगाया हुआ है, एक ही टाइप का मोनोमर कंटिन्यूअसली ऐसा रिपीटिंग यूनिट्स में लगाया हुआ है, तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। द वर्ड होमो ऑब्वियसली मींस सेम। कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, इसका दूसरा नाम क्या लिख के रखेंगे बताओ? कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर इज व्हाट? बेसिकली two or more types of monomers in a given polymer। एक ही पॉलीमर में 2 या उससे ज्यादा टाइप के भी मोनोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं बच्चों, राइट। जैसे कि आपकी वॉल बना रहे हो, आपने एक ब्रिक बनाया, ब्रिक लगाया, फिर एक स्टोन लगाया, फिर एक ब्रिक लगाया, एक स्टोन लगाया, ऑल्टरनेट ऐसा भी कर सकते हो। या आप बीच में कुछ और लगा दो, फैंसी चीज है ना, पोर्सिलेन लगा दो, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। वैसे ही यहाँ पर है कि भाई होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर में फर्क यही है कि एक टाइप का मोनोमर या मेनी टाइप्स के मोनोमर्स आप लगा सकते हैं बच्चों। अगर एक टाइप का लगाते हैं तो होमो, और मेनी डिफरेंट टाइप्स का लगा सकते हैं या लगाते हैं तो को। अच्छा, को वर्ड कहां से आया? जैसे को वर्कर, कोलीग, है ना, को एग्जिस्टेंस,
साथ में, दो चीजें अलग अलग हैं वो साथ में काम करी तो इसलिए कोपॉलीमर। क्या ये वर्ड समझ में आ गया? यस, सिंपल। एंड लास्ट इज बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको पता है ये तो, जैसे प्लास्टिक है उसको भाई नेचर में फेंक दिया तो प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होगा, लेकिन अगर आप केले का छिलका फेंक दोगे सॉइल में तो आपको पता है ना वो डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे। करेक्ट बात है। तो वो हो गया बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का फंडा, सिंपल। कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जो नेचर में डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ है जो नहीं होते। पेपर, सादा पेपर क्या होता है? पेपर किससे बनता है? तो अगर आपको ये पता है वो किससे बनता है तो आपको पता लगेगा, सेल्यूलोज से बनता है पेपर। एंड सेल्यूलोज इज व्हाट? इट्स अ प्लांट मटेरियल। प्लांट्स में से मिलने वाला सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है ना वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो पेपर जो है वो सेल्यूलोज से बना है। तो अगर मैं पेपर को ऐसे अगर नेचर में फेंक भी दूं तो वो डिग्रेड हो जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप कचरा फेंको बाहर, पेपर है तो फेंक दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, बिकॉज आजकल जो पेपर बनता है वो भी, उसमें भी बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल ऐड होते हैं, ठीक है ना, इंक्स, डाइज, पिगमेंट्स एंड ऑल दैट। ओके, और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ऑब्वियसली प्लास्टिक, बेकलाइट, ये सब जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। तो ये आपका पूरा चार्ट है बेसिकली क्लासिफिकेशन, और यही सबसे बड़ा चंक कवर करता है। अगर आप देखो तो सबसे बड़ा चंक ये कवर करता है कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स के। 1 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंट basis of classification. Let's come back to page 322 of your textbook and only mark the examples. अभी क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स फटाफट मार्क करो, आगे बढ़ो। चलो, पहला है नेचुरल। आपको दिख रहा है पेज 322 पे, पहला है नेचुरल पॉलीमर्स। तो इसमें प्लांट में देख लो, नेचुरल रबर, ओनली द नेचुरल फॉर्म ऑफ रबर, दैट इज obtained from, manufactured from latex, from the bark of rubber trees. एनिमल में देखो मैंने सिल्क बता दिया, वूल आपको बता दिया, कॉटन भी होता है। तो ये सब हो गए आपके एनिमल सोर्स वाले नेचुरल पॉलीमर। एग्जांपल्स मार्क करते जाओ फटाफट बच्चों। सिंथेटिक में देख लो, नायलॉन सिंथेटिक है, मैंने अभी बताया आपको, नायलॉन इज क्लासिकली सिंथेटिक। नियोप्रीन, टेरिलीन समझते हो? टेरिलीन इज बेसिकली योर डैक्रॉन, है ना। टेरिकॉट का कपड़ा सुना होगा कभी किसी आप लोगों ने, टेरिलीन और कॉटन का ब्लेंडेड। रेमंड वाला बहुत बेचता है सूट बनाने के लिए, टेरिकॉटन और टेरिकॉट, है ना, दैट इज टेरिलीन। ओके, देन यू हैव सेमी सिंथेटिक में सेल्यूलोज नाइट्रेट, एसीटेट, रेयन, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। ये बहुत टिपिकल एग्जांपल्स है, ये ज्यादा करके आपके सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स होते हैं। विस्कोस रेयन, ये सब आर्टिफिशियल सिल्क में काउंट होते हैं, मैंने बताया आपको। कुप्रामोनियम रेयन, कुप्रामोनियम सिल्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दे आर एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ज्यादातर यूज कहाँ होता है? नॉन इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स, सिनेमा फिल्म्स, वार्निशेस एटसेट्रा। व्हाट आर वार्निशेस? जो फर्नीचर के ऊपर शाइनिंग के लिए कोट लगाते हैं ना, पॉलिश, उसको वार्निश कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें ज्यादा मतलब पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इनको ये फैक्चुअल चीजें, इनको रीड करो, आगे बढ़ो। चलो, ओके, अभी स्ट्रक्चर के ऊपर जब आए थे हम लोगों ने लीनियर देखा था। तो लीनियर में पीवीसी एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, HDPE is linear and LDPE is branched। ध्यान से देख लो। अब बोलोगे सर ये LDPE और HDPE क्या है भाई? तो भाई ये LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथीन और ये HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। क्या समझ में आया? हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, पीवीसी अपने सैल्मोन भाई ऐड करते हैं फिनोलेक्स पाइप्स की, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स बनते हैं उससे, सबको पता है, पीवीसी के पाइप, ठीक है। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन और पीवीसी ये लीनियर है, एलडीपीई आपके क्या होता है? ब्रांच्ड। क्रॉस लिंक्ड में बेकलाइट सबसे अच्छा एग्जांपल, बेकलाइट और
मेलामाइन के बाजू में आप क्या लिखेंगे? मेलामाइन के बाजू में क्या लिखेंगे बताओ? अनब्रेकेबल क्रॉकरी। मेलामाइन के बाजू में क्या लिखेंगे बच्चों? अनब्रेकेबल क्रॉकरी। क्रॉकरी क्या होती है? अमीरों के घर के चम्मच कटोरी। अपने घर पे चम्मच कटोरी होती है, अंबानी के घर पे क्रॉकरी होती है, राइट? मतलब बेसिकली जो आपके खाने की प्लेट वेट चम्मच कटोरी जो होती है उसको क्रॉकरी बोलते हैं, ठीक है? जब आप शादियों में जाते हो 5 स्टार होटल में, जो भारी सी प्लेट देते हैं ना, जो बुफे सिस्टम में रख के खाने में आपका हाथ दुखता है, वो मेलामाइन की बनी होती है, ठीक है बच्चों? एंड यू हैव दीज कॉफी मग्स एंड एवरीथिंग, राइट, दैट आर मेड ऑफ मेलामाइन। अनब्रेकेबल क्रॉकरी है टेक्निकली, इट्स अ पॉलीमर। Then you have on the basis of or mode of polymerization, as I mentioned, addition है। अभी एडिशन में ध्यान से एक चीज समझना जरा, चेन ग्रोथ बोला इसको मैंने। एडिशन को क्या बोला? एडिशन का दूसरा नाम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यहां पर चेन का इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन होगा। सही बोल रहा हूं? एडिशन में चेन ग्रोथ हो रही है, यानी कि पूरी की पूरी चेन पॉलीमर का क्या होगा? इनिशिएशन, टर्मिनेशन, सॉरी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। प्रोपगेशन, इलोंगेशन एक ही बात है। अच्छा, क्या आप ये लॉजिकली सोच के मुझे बता सकते हो, आप ये आंसर दे सकते हो कि एडिशन वाला ज्यादा करके लीनियर बनेगा या ब्रांच बनेगा? हिंट है, चेन बन रही है। हिंट है, चेन बन रही है। आपको एडिशन पॉलीमर, अच्छा, इट्स नॉट अ रूल, आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट अ रूल, बट एडिशन पॉलीमर के ज्यादातर एग्जांपल आपको लीनियर वाले मिलेंगे। एटलीस्ट आपके सिलेबस में जितने, उसमें से 99% आपको लीनियर वाले मिलेंगे। तो अगर आप एग्जांपल भूल भी जाते हो तो आपने ये याद कर लिया ना, अच्छा कि एडिशन वाले ज्यादा करके लीनियर है, तो एक एग्जांपल से आप दूसरा वाला डिराइव कर लोगे। सेम में कंडेंसेशन वाले जितने हैं ना, वो आपको या तो ब्रांच या क्रॉस लिंक वाले मिलेंगे बच्चों। जैसे बेकलाइट जो है वो कंडेंसेशन में भी आता है, क्रॉस लिंक में भी आ गया। समझ रहे हो आप बात को? उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ। तो ये नाम जो है ना, इनके ऑल्टरनेट नाम जो है बच्चों आपको याद रखने हैं। एडिशन को चेन ग्रोथ और कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ आप बोलते हो। क्लियर? यस, चलो। एंड तीसरा है रिंग ओपनिंग। मैंने बताया नायलॉन 6 में, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द रिंग इज ओपन फॉर द पॉलीमर टू बी फॉर्म्ड। तो एडिशन में उन्होंने ये पूरा लंबा प्रोसेस दिया है, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हमने किया हुआ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रेडिकल मैकेनिज्म में ही होता है, ठीक है ना? जिनको ये डाउट है उनको बता दूं भाई, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है और ये डबल बॉन्ड में होता है। इसीलिए ये इथीन में देखने मिलेगा आपको सबसे क्लासिकली। पॉलीइथीन जब बनता है तो सबसे क्लासिकली आपको ये चेन ग्रोथ मैकेनिज्म दिखने मिलता है, ठीक है? ओके। कंडेंसेशन में ध्यान से देखना, कंडेंसेशन में एक बाय प्रोडक्ट बनेगा, राइट? कंडेंसेशन में क्या बनेगा? एक बाय प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि ये स्टेटमेंट, देयर इज ऑलवेज एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर। सबसे कॉमनली क्या है? वाटर ही निकलेगा। 2 मॉलिक्यूल लिया, बीच में से क्या निकलता है? वाटर निकल गया। और HCl और मिथेनॉल और अमोनिया। बट हमारे सिलेबस में कौन से है? मैंने आपको क्या बताया? 99% केसेस में वाटर है और एक केस ऐसा है जो मिथेनॉल। बस एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा, अगेन दिमाग लगाओ। कंडेंसेशन ज्यादातर आपको होमो में दिखेगा कि हेट्रो में दिखेगा? 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बीच में आके वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, ये ज्यादा पॉसिबल है कि एक ही टाइप का मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। हेट्रो ऑफ कोर्स। तो आपको
जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर है वही सेम सारे के सारे एग्जांपल कोपॉलीमर में भी दिखेंगे। अब ये दिमाग में जा रहा होगा बच्चों, है कि नहीं? ऐसे तो जितने भी लीनियर वाले थे वो आपको एडिशन में भी दिख रहे थे, जो कंडेंसेशन वाले थे वो आपको ब्रांच में भी दिख रहे हैं, है ना? ऐसे आपको फंडे याद रखने, ठीक है बच्चों। और एक स्टेप आगे जाते हैं, एडिशन वाले लीनियर भी थे, वो थर्मोप्लास्टिक होंगे कि थर्मोसेट होंगे? ज्यादा करके थर्मोप्लास्टिक होंगे कि थर्मोसेट होंगे? सोचो ज्यादा करके। अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, दे विल बी थर्मोप्लास्टिक। एडिशन वाला, एडिशन पॉलीमर प्लास्टिक बोला ना, पॉलीइथीन पीई इज एडिशन पॉलीमर, एक ही टाइप का है, होमो भी है, चेन ग्रोथ भी हो रही है, और वो थर्मोप्लास्टिक भी है, उसको आप हीट करके मोल्ड भी कर सकते हैं, है ना? बेकलाइट हेटेरो भी था, कंडेंसेशन भी था, थर्मोसेट भी था, है ना? तो आपको क्या करना है कि जो दो दो कैटेगरीज मेन है ना, वो उस हिसाब से आपको एग्जांपल याद रखनी है। क्या ये बात भेजे में जा रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? ओके श्योर। तो यहां पर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, बिकॉज मल्टीपल स्टेप्स में ये यूजुअली होता है हाई मॉलिक्यूलर मास का पॉलीमर बनने तक, ठीक है। ये नायलॉन 6 जो रिंग ओपनिंग है ना, उसमें एक ही एग्जांपल ढंग का आप याद कर लेना, कौन सा है? नायलॉन 6 इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बनता है वो। नहीं यहाँ पे दिया नहीं है लोगों ने, हाँ पॉलीमराइजेशन ऑफ इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ये तो ठीक है। आप सिर्फ सिंपल भाषा में उसका एग्जाम्पल का नाम क्या लिख लेंगे आप? नायलॉन 6 लिख लो यहाँ पे, नायलॉन 6। अभी ये 6 क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलास्टोमर, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो तो पता ही है अपने को। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? वल्कनाइज्ड रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे पहला वाला ही, वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर मतलब नॉर्मल रबर या ट्रीटेड वाला, टायर बनाने वाला, टायर बनाने वाला रबर, जिसमें आपने सल्फर के साथ उसको हीट किया, ठीक है, उसको वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। ये जो रबर बैंड दिखाएं, ये क्या वल्कनाइज्ड है रबर? नहीं, ये चालू चीप रबर है, इसको ऐसा खींचेगा तो टूट जाएगा, है ना? इससे आप अपनी गाड़ी, तो यहां पर ये हुआ पहला हमारा रबर के टाइप्स, ठीक है। दूसरा है फाइबर। फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ऑलरेडी बताया मैंने आप लोगों को, मैं सिर्फ मार्किंग दे रहा हूं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, समझ लो, ठीक है। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेचिंग की, लंबा खींचने की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ब्रेक नहीं होंगे जल्दी। क्यों नहीं ब्रेक होंगे भाई? इनके स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये सारे पॉइंट जो है आपके, ये एक एक छोटे छोटे पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बहुत काम आएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन 6 नायलॉन 6 इज अ टाइप ऑफ पॉलीअमाइड। अभी एक्सप्लेन करूंगा जब स्ट्रक्चर समझ में आएगा, रिएक्शन देखेंगे तो समझेगा कि पॉलीअमाइड क्यों है। पॉलीएस्टर ऑब्वियसली, टेरिलीन, टेरिकॉट जो मैंने बताया, टेरिलीन, टेरिलीन इज पॉलीएस्टर। डैक्रोन। देन यू हैव थर्मोप्लास्टिक, कैन बी मोल्डेड, easily shaped or molded, simple है ना, easily shaped or molded on soften on heating, soften on heating, polyethylene, polyvinyl etc. polystyrene भी है। thermosetting, bakelite, PVC, polyvinyl chloride, PVC basically, again basically like a hardened form of plastic only you can say, है ना। Then you have thermosetting is obviously bakelite. bakelite सबसे अच्छा एग्जांपल ऑफ thermosetting, बच्चों फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, bakelite thermosetting का सबसे अच्छा एग्जांपल। bakelite, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन etc. right? That is your the ones that will harden on heating, hardened while heating। अगर इनको गर्म किया तो ये हार्ड हो जाएंगे, ये सेट हो जाएंगे, इसलिए नाम थर्मोसेट। इसलिए नाम क्या है? थर्मोसेट।
ज्यादातर कंडेंसेशन वाले आपको ये टाइप के मिलेंगे और वो हेटेरो फॉर्म में ही रहेंगे ज्यादा करके। देखो बेकलाइट में क्या होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। यूरिया में यूरिया फॉर्मल्डिहाइड नाम ही है, यूरिया भी होता है, फॉर्मल्डिहाइड भी होता है, तो मोर देन वन मोनोमर हुआ ना बच्चों। वैसे होमोपॉलीमर्स नाइलॉन 6 है ना। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसको आप बोलते हो पैन, क्या बोलते हो, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। चलो 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स अगर दिख रहे हैं तो उसको कोपॉलीमर कहेंगे या हेट्रोपॉलीमर कहेंगे। ब्यूना S, ब्यूना N, इसमें 2 अलग अलग टाइप के आपके रिपीटिंग यूनिट्स आपको दिखते हैं बच्चों। और इसमें 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर्स भी होते हैं, ऑफ कोर्स, सवाल ही। तो यहां पर हमारा पूरा क्लासिफिकेशन वाला फंडा क्लियर हो जाता है। अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है दैट डील्स विद इंडिविजुअल, एक एक पॉलीमर उठाया है, उसके केमिकल रिएक्शंस कैसे, उसको बनाया कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजेस क्या है, इसके ऊपर है। गोज विदाउट सेइंग, हर एक पॉलीमर का आपको शॉर्ट नोट आता है आपके थियरी पेपर में, ठीक है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली उसके स्ट्रक्चर और यूजेस पूछेंगे ही, पर हर एक पॉलीमर का क्या आता है, आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड या व्हाट आर द यूजेस, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट को अपन ये सेम फॉर्मेट में फॉलो करने वाले सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। उसमें सबसे पहला है रबर। इलास्टोमर्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज रबर्स, ठीक है। उनके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स क्या है, रबर के प्रोडक्ट क्या है, शूज बनाना, टायर्स, ग्लव्स, गार्डन होज समझते हो, पाइप, बलून्स, ऑल आर मेड फ्रॉम रबर। अब इसमें 2 वैरायटी है रबर में, 2 वैरायटी, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। समझ रहे हो बात को बच्चों। रबर की 2 मेजर वैरायटी कौन सी है, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक है। नेचुरल वाला किससे बनता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स, ठीक है। हमारे जो ग्लव्स यूज करते हैं हम सर्जरीज वगैरह में, है ना, जैसे मैं क्लिनिक पे जो ग्लव्स, आप में से बहुत सारे लोग आए भी हैं क्लिनिक पे, आपने देखा होगा ग्लव्स जो यूज करते हैं हम लोग, है ना, या फिर इवन कॉन्डम्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो सब लेटेक्स से बनते हैं, ठीक है। मतलब वो ज्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म नहीं होता, वो उसमें इलास्टिसिटी मेंटेन करनी है ना, बट हार्डनिंग या ड्यूरेबिलिटी मेंटेन नहीं करनी, बिकॉज वो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स, राइट। Now yes, the gloves that we use are powdered because वो हाथ में पहनने के लिए स्टिक ना हो जाए, बिकॉज स्टिकी होगा ना, अगर वो थोड़ा भी गीला होगा या मॉइस्चर आएगा तो वो चिपक जाता, फिर हाथ में जाता नहीं है ना, तो उसके लिए वो पाउडरिंग की जाती है उसकी। नॉर्मली लोग टैल्कम पाउडर भी लगा लेते हैं। सो वो ग्लव्स पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। आप कभी भी ग्लव्स का बॉक्स खरीदने जाओ तो आप देखोगे, अभी कोविड में बहुत लोग अपने घर पे ग्लव्स पहन के बैठ रहे थे, लोग शुरू में जब बहुत डरे हुए थे, है ना, तो आप मेडिकल स्टोर में से ग्लव्स खरीदो, उसके ऊपर लिखा होता है पाउडर्ड ग्लव्स। नाइट्राइल के भी बनते हैं, दैट्स फाइन। चलो, नेचुरल रबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स, सिंपल बात। अब ये क्या है केमिकली, क्या, अब जरा उस पे आ जाते हैं, अब जरा एक्चुअल उसकी केमिस्ट्री समझते हैं। नेचुरल रबर के अंदर मॉलिक्यूल क्या है, कौन सा मोनोमर है, तो है आइसोप्रीन। क्या है, नेचुरल रबर में कौन सा मोनोमर है, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे बच्चों, isoprene. What is isoprene? It is 2-methyl-1,3-butadiene. It is 2-methyl-1,3-butadiene. स्ट्रक्चर खुद लिख सकते हो, नाम पता है, स्ट्रक्चर खुद लिख सकते हो। स्ट्रक्चर लिखिए बच्चों, देखो 2-methyl-1,3-butadiene है ना, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, समझ पा रहे हो आप लोग। ब्यूटाडाइन बन गया और 2 पे एक मिथाइल लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर। इतना इजी है। क्या ये आइसोप्रीन। बच्चे बोलते हैं अरे सर टफ है। अरे क्या टफ है भाई, तुम लोग को आईयूपीएससी ने इतना डिटेल में सिखाया है, ये तो 2 सेकंड में आना चाहिए स्ट्रक्चर। बस ये हो गया, है ना, आइसोप्रीन। इस आइसोप्रीन को आप मानोगे नेचुरल रबर का मोनोमर। क्या मानोगे, नेचुरल रबर का मोनोमर। अब सवाल ये है, अब बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, क्या ये एल्कीन है, क्या ये टेक्निकली ये क्या है,
ये एल्कीन है ना। इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अगर आप ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देते तो कॉन्जुगेटेड भी बोलते, है ना। अभी तो ऐसा है 1 3 है ही, इनफैक्ट एक के बाद एक छोड़ के एक है। बट एल्कीन है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखने की पॉसिबिलिटी है क्या, ये सवाल। एल्कीन्स में हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तरह फंडे को समझो। मैंने कहा कि भाई ये एल्कीन है, तो आपने बोला हाँ ठीक है, ये रहा आइसोप्रीन। जब आइसोप्रीन पॉलीमराइज होगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जब आइसोप्रीन पॉलीमराइज होगा तब आपका जो डबल बॉन्ड है ना, उसका शिफ्टिंग कैसे होगा देखना। 2 डबल बॉन्ड है ना 1 और 3 पे, अब एक ही डबल बॉन्ड बचेगा 2 पे, तो क्या अब ये नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड बन गया? ध्यान से सुनना, पॉलीमराइजेशन ऐसी होगी। पॉलीमराइजेशन, कभी भी आपको ऐसा सिस्टम दिया जाए जहां पर 2 डबल बॉन्ड थे और आपको बोला कि पॉलीमराइज करो, तो आप वो 2 डबल बॉन्ड की जगह पे एक ही डबल बॉन्ड बनाओगे बीच में। 1 3 पे था ना, अभी 2 पे आ जाएगा। वो कैसे होगा मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत। पर ये पहले समझो आप फंडे को मैं क्या समझा रहा हूं। क्या ये नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड बना, नॉन टर्मिनल एल्कीन बना? एवरीबॉडी से यस और नो। क्या ये सिस और ट्रांस आइसोमर दिखा पाएगा? हाँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखेगा भाई, नॉन टर्मिनल एल्कीन है सर, आपने सिखाया हमको, है कि नहीं। तो ये पॉली आइसोप्रीन, अब ये क्या बना? पहले क्या था? आइसोप्रीन था, अब क्या है? अब पॉलीमर बन चुका है ऑलरेडी। तो पॉली आइसोप्रीन के 2 फॉर्म है, सिस और ट्रांस, है कि नहीं बच्चों? आप बोलेंगे सही है ना। तो पॉली आइसोप्रीन के सिस फॉर्म भी है और ट्रांस फॉर्म भी। तो क्या ये 2 अलग अलग रबर्स हैं? आंसर इज यस। क्या ये बात समझ में आई? सुनो अब समझो क्या बोलता है वो। नेचुरल रबर आइसोप्रीन वो पॉली आइसोप्रीन में कन्वर्ट हो गया। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की? सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की? ये डबल बॉन्ड 1 3 पे था, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है देख लो, इसी बीच में एक ही है, n टाइम्स आ गया। समझ में आ रही बात? पॉलीमराइजेशन होने के बाद आप बोलोगे हाँ, ये था पॉली आइसोप्रीन। अब इसका जो सिस फॉर्म है उसको हम कहते हैं नेचुरल रबर, जो ट्रांस फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? सो नेचुरल रबर का जो सिस फॉर्म है उसको तो आप नेचुरल रबर बोलते हो, जो एक्चुअली। तो आपको अब कोई पूछेगा व्हाट इज नेचुरल रबर केमिकली, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सिस पॉली आइसोप्रीन, ऐसा कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? सिस पॉली आइसोप्रीन, दिस इज नेचुरल रबर, दिस इज नेचुरल रबर। एकदम क्लियर, कोई टेंशन नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ जाओ क्या बोला मैंने। आइसोप्रीन लिया, ठीक है, आइसोप्रीन का पॉली फॉर्म बनाया, उसके 2 फॉर्म है, सिस है और ट्रांस है। सिस वाले को नेचुरल बोलना और ट्रांस पॉली आइसोप्रीन को क्या बोलेंगे आप? गट्टा परचा। बहुत लोग इसको गट्टा परका भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, डेंटिस्ट से ज्यादा गट्टा परचा के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि आपकी जो रूट कनाल होती है ना दांत की, उसके अंदर जो हम लोग आर्टिफिशियल नर्व्स, वो आर्टिफिशियल पल्प डालते हैं ना, वो गट्टा परचा से बनी हुई होती है। इसकी इतनी वैरायटी हम यूज कर चुके हैं ना, हम लोगों को सिखाया जाता है बहुत डिटेल में, ठीक है। तो गट्टा परचा है ना, जीपी सिंपल आप बोल सकते हो, जीपी गट्टा परचा। ट्रांस फॉर्म इज गट्टा परचा, सिस फॉर्म इज नेचुरल रबर। यहां तक क्लियर? नेचुरल रबर कैसा है? तो ये लीनियर फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन, लीनियर पॉलीमर है। कौन सा? सिस फॉर्म का लीनियर पॉलीमर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका? 130,000 से लेके 340,000 यूनिट्स तक, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स उसमें कितने हैं? 2,000 to 5,000। अब इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बना के पूछेगा कि भाई 2,000 से 5,000 उसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 1,30,000 से लेके 3,40,000 तक मॉलिक्यूलर मास है, तो 1 यूनिट का अप्रोक्सीमेट मास कितना होगा? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से समझो।
2000 टू 5000 यूनिट्स है, बरोबर है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ। 130,000 टू 340,000 मास है। तो एक यूनिट का मास कितना है? यूनिटरी मेथड लगाना है कि सर ये जो है ना, ये इससे पता चलता है कि भाई 3 0 कैंसिल कर दो, 65 यूनिट्स अप्रोक्सीमेट मास है, रेंज है कि नहीं? और यहां से कितना बनेगा? उतना ही 68, 5 का 34 से 6.8, 65 टू 68 यूनिट्स एक मॉलिक्यूल का मास एवरेज निकलता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? इस तरह से आपको वो एमसीक्यू में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। समझ रहे हो बच्चों? 2000 से 5000 यूनिट्स थे, टोटल मास इतना था, तो एक यूनिट का मास का रेंज बताओ, 65 टू 68 आ जाएगा। सिंपल, इस तरह से करना। दिखेगा कैसा? तो नेचुरल रबर इस तरह से दिखेगा आपका, जहां पर ये एक मॉलिक्यूल, ये जो एक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिस फॉर्म ऑफ ब्यूटाडाइन को। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस फॉर्म, बस इसको ही रिपीट कर रहे हैं ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये ब्रांच नहीं है क्या? अरे भाई ये ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक के नीचे एक लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन से मल्टीपल साइड्स पे बॉन्डिंग हो रही है, एक कार्बन से एक साइड पे ही बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान से देखो जरा। तो ये लीनियर फॉर्म। ठीक है बच्चों? ये दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इसमें आप सिस और ट्रांस देखने जाओगे तो गलत दिखेगा आपको, ऑफ कोर्स, बट ठीक है, डोंट वरी अबाउट। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ दिस इन द एग्जाम, बाय द वे प्लीज रिमेंबर, do not waste your time in drawing this structure in the exam. This is just for your understanding. Even if they ask you a short note on natural rubber, all you're going to write is whatever I have marked here in yellow. क्या? Elastomers, natural rubber, isoprene, उसका molecular mass, उसके number of units, properties और uses, खत्म। ठीक है? आपको रिएक्शन ये वाला लिखना है बच्चों, और ये रिएक्शन लिखते वक्त भी ये जो हाइड्रोजन उन्होंने सेपरेट करके लिखा है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया उन्होंने। आप क्या करेंगे? आप सीधा सीधा जैसा स्ट्रक्चर था एज इट इज लिखेंगे, इट विल बी मच सिंपलर फॉर यू टू राइट। लेट मी एक्सप्लेन। चलो देखो, यहां पर CH2 है, डबल बॉन्ड ओरिजिनली था। पहले आप जो स्ट्रक्चर था उसको ओरिजिनली लिख लो एज इट इज। समझ में आ गई बात है ना? पहले 1 और 3 पे डबल बॉन्ड था इस स्ट्रक्चर में, यस और नो बच्चों? यहाँ पे CH था, ऑफ कोर्स CH था, यहाँ पे हटा के लिख देता हूँ अच्छे से, ऐसे। अब क्या करना है आपने? डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, तो बीच वाले कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। समझ पा रहे हैं आप? उसके साइड वाले थर्ड वाले कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। वैलेंसी फ्री किसकी बची? एक इधर और एक इधर, है ना? बस 2 एंड्स पे फ्री बना, तो वहां से चेन जो है वो कंटिन्यू होती गई। क्या बात समझ में आई? जहां पे आपकी वैलेंसीज खाली हो गई ना कार्बन की, वहां से जो है नए नए मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे और पूरा का पूरा पॉलीमर बनता जाएगा, लीनियर पॉलीमर। तो 2 एंड्स पे था तो लीनियर, बीच वाले में होता तो ब्रांच बनता। क्या दिमाग में? तो आप ऐसा बनाओगे तो ज्यादा आपको इजी लगेगा, ये वाला नहीं बनाना, ये बकवास है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये देखो कितना सिंपल है, कुछ नया किया क्या मैंने? जो स्ट्रक्चर था एज इट इज उठा के बनाया, 1 3 की जगह पे बस 2 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। इतना सिंपल है ना? ठीक है, आप ऐसा बनाओ, अपने बुक में चेंजेस कर लो, ऐसे बनाओ। एब्सोल्युटली करेक्ट तरीका है ये बनाने का। किसी ने ऐसा नहीं, कोई रूल नहीं है कि हाइड्रोजन अलग करके दिखाना है, बकवास, ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। चलो प्रॉपर्टीज देख लो फटाफट। सिस कॉन्फ़िगरेशन अभी बता दिया मैंने आपको, नेचुरल रबर में सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, अभी बताया ना। और
नेचुरल रबर, आपको क्या लगता है बच्चों, नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ अच्छी होती है क्या, कि बहुत वीक होता है, ऐसे तोड़ सकते हैं? वीक होता है ना, तो इसलिए वीक वैन डर वाल्स, उसमें बहुत वीक फोर्सेस होती है, बहुत ही वीक फोर्सेस होती है. चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हैज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, अंदर से उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, कॉइल्ड है. अब इसके ऊपर मत घुसना, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस में बस इतना याद रख लो. It can be stretched like a spring, exhibits elastic property, yes, but to a certain extent, बहुत ज़्यादा नहीं. Vulcanization of rubber, very important SAQ for 2 marks for your theory paper. very important SAQ. Again, बहुत बार एंट्रेंस हो, थियरी हो, सीईटी हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. किस पे? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. अभी गुडियर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको पता होगा, बहुत फेमस कंपनी है गुडियर टायर मैन्युफैक्चर. से अपने इधर एमआरएफ है, अपने यहाँ इंडिया में एमआरएफ है, राइट. एमआरएफ क्या बनाती है? एमआरएफ टायर बनाती है. ऐड देखा होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कोहली का बैट, विराट कोहली का बैट बनाती है एमआरएफ कंपनी. एमआरएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? It is Madras Rubber Factory, है ना. It's actually a rubber manufacturer which then started making tires, and then they sponsor the bats of people like Virat Kohli and Gautam Gambhir. They used to sponsor AB de Villiers. They used to sponsor. So, vulcanization of rubber. वैसे हम लोग जब बड़े हुए थे तो हमारे लिए MRF एक ही था आदमी, वो था सचिन रमेश तेंदुलकर, the god of cricket. और हम लोग क्रेजी थे, हम तो वैसे वो 100 रुपए वाली बैट खरीदते थे लोकल दुकान से, तो जो 4 दिन में टूट जाती थी. बट उस पर स्टिकर एमआरएफ का, 100 रुपए की बैट और 50 रुपए का स्टिकर, एमआरएफ का स्टिकर लगा के तो अपने सही खेलने लगेगी. ऐसी हमारी मेंटालिटी होती थी बचपन में. खैर चल वापस आते हैं. तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में हुआ ये था फंडा कि चार्ल्स गुडियर ने ये रियलाइज किया बच्चों कि यार जो नेचुरल रबर अपने को मिल रहा है, जो लेटेक्स है हम यूज करें, ठीक है ना, वो इसमें इलास्टिसिटी तो है, ठीक है, पर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए, क्योंकि रबर बहुत जल्दी घिस जाता है और इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो एक एक्सटेंड के बाद काम करना बंद कर देती है. करेक्ट है ना. आप सबने ये नोटिस जरूर किया होगा, आपने किया होगा कि नहीं पता नहीं, अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना. कभी आप नोट के बंडल, पैसे के बंडल रबर बैंड मार के छुपा के आपने रख दिए बहुत दिन के लिए, और फिर 1-2 साल बाद निकाले ना, तो उस पर रबर बैंड वो ऐसे पूरा स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है. एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, है ना. जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था और आपके मम्मी पापा ने खजाने में से पैसे निकाले थे, है ना, तो उसमें सब नोट चिपके हुए मिले थे, है कि नहीं बच्चों. सो ये क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जब रबर है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉइस्चर वगैरह से एक्सपोज होता है ना, नेचुरल फॉर्म का रबर, तो वो गल जाता है. लेकिन क्या आप ये चीज टायर्स में अफोर्ड कर सकते हो क्या? ये गाड़ी खड़ी है, ऐसा 6 महीने गाड़ी खड़ी है, उसके बाद टायर गल गया, ऐसा चलता है नहीं ना. ऑफ कोर्स इट इज वेरी डेंजरस, राइट. यू वांटेड अ हार्डर मटेरियल. सो व्हाट ही सेड वाज, इफ यू हीट द रबर टू अ हाई टेम्परेचर अलोंग विद सल्फर, अलोंग विद व्हाट? सल्फर, देन दैट रबर रिटेन्स इट्स इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी तो रहेगी, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी और हार्डनिंग बहुत अलग लेवल पे चली जाएगी, जिससे आप उसको टायर्स बनाने में यूज कर सकते हो. क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसमें दूसरी नोट करने वाली बात यह भी है कि क्या आपका साइकिल का टायर और ट्रक का टायर इक्वली हार्ड होता है बच्चों? अब बोलोगे सर क्या मजाक करो, कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स नहीं होता ना, राइट. तो डिपेंडिंग कि वो उसको कितना लोड बेयर करना है, तो टायर की हार्डनेस भी अलग होनी चाहिए ना. साइकिल और कार और ट्रक में फर्क होगा, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर भी डिफरेंट होता है. समझ रहे हो आप बात को? परसेंटेज ऑफ सल्फर भी डिफरेंट होता है. क्या ये बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? काफी लॉजिकल है, रटने की जरूरत नहीं है ना. सो process of vulcanization is used to improve the physical properties of natural rubber. ठीक है. This was given by, very important MCQ question, given by Charles Goodyear, an American inventor, invented the process of
his country is not important, of course. He invented the process of vulcanization. How do you define vulcanization? The process by which a network of crosslinks is introduced into an elastomer is called vulcanization. MCQ. Sorry, definition. सीधा सीधा डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, मार्क करके रखो. तो प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स डालने से क्या होगा? हार्डनिंग होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, बहुत सारा कुछ होगा. इट एनहांसेस द प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस एटसेट्रा. सल्फर वल्कनाइजेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस. चार्ल्स गुडियर ने भी सल्फर वाला ही बताया था. सल्फर क्या करता है? सल्फर विल फॉर्म क्रॉस लिंक्स between the polyisoprene chains which results in improved properties of natural rubber. तो सल्फर, पहली बात ये मेन एक वर्ड सल्फर. दूसरा, सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स. सल्फर क्या फॉर्म करता है? सल्फर क्रॉस लिंक्स फॉर्म करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, मार्क करके रखेंगे अच्छी तरह से, अंडरलाइन करके. यस, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है. ये थोड़ा सा आपके अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्क कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेलरेटर यूज होता है वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में, एक्सेलरेटर को मैं एक सिंपल भाषा में कैटलिस्ट बोल दूं. एक्सेलरेट कर रहा है ना रिएक्शन को, है ना, सिंपल भाषा में कैटलिस्ट बोल दो आप. ओके, तो जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट, ठीक है, ज़ैंथेट्स बेसिकली प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन्ड मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, उसका सॉल्ट बनाया जाता है जिंक और ब्यूटाइल ग्रुप के साथ, दैट इज जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट. तो ZBX ये वल्कनाइजेशन में यूज किया जाने वाला एक्सेलरेटर मॉलिक्यूल है. ये आप एमसीक्यू के लिए अलग से मार्क करके रखोगे प्लीज. ठीक है बच्चों, जैसे कि आप मतलब आपने नेचुरल रबर लिया, सल्फर पाउडर लिया, साथ में जिंक ब्यूटाइल ज़ैंथेट डाला और उसको हाई टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो रबर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. एज आई मेंशन्ड, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इज डिफरेंट, है ना. 3 to 5% सल्फर डालोगे ना तो साइकिल वगैरह के टायर, है ना, आपके नॉर्मल रिक्शा के टायर, साइकिल के टायर बन जाएंगे. थोड़ा आप 10 to 15% सल्फर डालोगे तो आपकी कार, थोड़ी हैवी कार की वगैरह टायर्स बनेंगे ना, हार्डन टायर्स, राइट. तो जितना परसेंटेज आप इंक्रीज करते जाओगे उतना ज्यादा हार्डनिंग होता जाएगा. क्या ये बहुत ही लॉजिकल लग रहा है? सिंपल है. यस. और यहां पर स्पेसिफिकली उन्होंने दिया है कि अगर आप 40 to 45% पे चले गए तो इलास्टिसिटी पूरी खत्म हो गई, हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी. समझ रहे हो? जितना आप सल्फर बढ़ाते जाओगे क्या होगा? इलास्टिसिटी थोड़ी कम होगी. अच्छा, आपने ट्राई किया होगा ना, गाड़ी का टायर या स्कूटर का टायर, तो आप सबने कभी ना कभी तो देखा होगा, हैंडल तो किया ही होगा. वो आप प्रेस करोगे तो दबता है क्या आपसे? कंप्रेसिबल होता है ज्यादा? नहीं, है ना. हार्डनेस ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली कम होती है ना. तो जितना आप परसेंटेज बढ़ाते हो, इलास्टिसिटी उतनी कॉम्प्रोमाइज होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हार्डनेस बढ़ती है. 40 या 40% से ज्यादा आपने अगर सल्फर डाल दिया तो क्या होगा? हार्डनेस पूरी हो जाएगी, इलास्टिसिटी एकदम लगभग खत्म हो जाएगी. तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं नॉन इलास्टिक हार्ड मटेरियल बनता है एक स्पेशल, जिसको हम कहते हैं एबोनाइट. क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? एबोनाइट कहते हैं. ठीक है, अगेन ये एमसीक्यू क्वेश्चन. 40 to 45% एबोनाइट. अगेन ये बहुत ही ना बेसिक, आपने फिजिक्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा होगा. एबोनाइट का रॉड लिया और उसको सिल्क पे रब किया तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ये एग्जांपल्स में दिया हुआ है ना. इवन स्कूल लेवल पे ये एग्जांपल हमेशा दिया जाता है, बट बच्चे को ये नहीं पता होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि एबोनाइट क्या है. आप टीचर को पूछ लो तो वो बोलेगा एबोनाइट ऐसा हो. एबोनाइट क्या? अरे एबोनाइट भाई एक नॉन इलास्टिक मटेरियल है जो रबर से बहुत हाई प्रोसेसिंग के बाद ऑब्टेन किया है ना. ओके बच्चों, ठीक है. क्रॉसलिंक्स ऐसी दिखती है भाई, सल्फर की क्रॉसलिंक्स, वो तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. 2 चेन है आपकी, नॉर्मल जो
आइसोप्रीन की चेन थी, उनके बीच में क्रॉस लिंक्स यानी कि सल्फर की क्रॉस लिंक्स बन गई है। अगेन बायो स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल के बीच में भी डाइसल्फाइड चेन्स बनती है, डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक बनती है। हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में भी आप देखते हो डाइसल्फाइड की क्रॉस लिंक, है ना, इवन डीएनए में भी। तो डीएनए में तो खैर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं। एक और लास्ट चीज जो आपको याद कर लेनी है, वैसे ये पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, पर हेविया ब्राजिलेंसिस दैट इज द रबर ट्री का बायोलॉजिकल नेम, है ना। या हेविया ब्राजिलेंसिस, जैसे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद कर लेना, ठीक है। इंडिया में हाईएस्ट सप्लाई ऑफ रबर, है ना, इंडिया इज द हाईएस्ट सप्लायर ना ऑफ रबर टू द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे पूरा साउथ में, जो साउथ ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो पूरी बेल्ट है, वो पूरी रबर बेल्ट है, खास करके केरला में जो स्लोप्स हैं, जो एरियाज हैं, वहां पर बहुत सारी रबर प्लांटेशंस होती है, तो पता होना चाहिए। अब आते हैं पॉलीइथीन पे। तो ये हो गया रबर के बारे में सारी बातें हो गई, नेचुरल फॉर्म हो गया उसका, उसके वल्केनाइज फॉर्म हो गए, है ना, उसके स्ट्रक्चर हमने समझ लिए, प्रॉपर्टी समझ लिए, ठीक है, डन। अब आ जाते हैं पॉलीइथीन पे, ठीक है। पॉलीइथीन, तो पॉलीइथीन का सिंपल नाम है प्लास्टिक, सबको मालूम है। इसके दो फॉर्म है, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। सिंपल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक, इट हैज दिस स्ट्रक्चर। सबसे ओहो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, क्या है, CH2 दोनों साइड पे बॉन्ड खुले हुए। अच्छा देखना, ये बहुत बच्चों को पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर लिखने में ऐसा लगता है कि सर हमको डिफिकल्ट लग रहा है। सबसे दुनिया की इजी चीज है पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखना। क्या करना है, जहां पे डबल बॉन्ड था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे इसकी चेन बनानी है बच्चों, मुझे इसकी क्या करनी है, चेन बनानी। तो क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू समथिंग समथिंग को जोड़ो, ऐसे ही सिखाया ना मैंने आपको, यस। तो यहाँ पे जब आपको चेन बढ़ानी है, तो आपको बॉन्ड को तोड़ के दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशंस लगाने पड़ेंगे, और इसी को n टाइम्स रिपीट कर दो, बन गया पॉलीमर। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। और यही सेम लॉजिक हम लोग हर एक में लगाने वाले हैं, आगे समझ लेना, ओके, कुछ टेंशन नहीं, बहुत सिंपल। IUPAC क्या है, पॉलीइथीन। यही अगर मैं कॉमन में बोलता तो आप क्या बोलते हैं, पॉलीइथिलीन बोलते हैं ना, कॉमन में पॉलीइथिलीन, IUPAC पॉलीइथीन, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि एल्कीन्स में हमने किया था कॉमन नेम इथिलीन, IUPAC नेम इथीन। क्या ये बात समझ में आ गई, यस बच्चों, हाँ। LDP HDP, ठीक है। LDP के बारे में डिटेल में, अब ये शॉर्ट नोट आता है, लिख के रखो, SAQ फॉर 2 मार्क्स। अगर आप मुझे पूछोगे लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में से ज्यादा शॉर्ट नोट आने के चांसेस किसके, हाई डेंसिटी के, क्योंकि उसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में भी आपको वो पूछ सकता है। अच्छा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड एज इनिशिएटर। याद करना हम लोग जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं तो हमें एक इनिशिएटर चाहिए, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है। जैसे मैंने आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिखाया, तो एंटी मार्कोनिकॉफ वाज व्हाट, फ्री रेडिकल एडिशन, यस और नो बच्चों। उसमें HBr का बॉन्ड सिमेट्रिकली टूटता है पेरोक्साइड की वजह से, याद है। एंटी मार्कोनिकॉफ को हम लोगों ने क्या बोला था, पेरोक्साइड इफेक्ट बोला था, यस और नो। तो यहाँ पे हमने वहां पे भी देखा था पेरोक्साइड, तो फ्री रेडिकल में आप लोग यूज कर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को चालू करने के लिए आपको एक किक स्टार्ट, एक इनिशिएटर हमेशा देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग पेरोक्साइड या फिर ऑक्सीजन को एज अ इनिशिएटर यूज कर लेते हैं। रिएक्शन दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन है यार, कुछ नहीं, मतलब ये लिखने में भी शर्म आनी चाहिए। ये मतलब ये नहीं लिख पा रहे हो तो फिर तो है ना, इथीन बिकम्स पॉलीइथीन, वाह कितना डिफिकल्ट। ओके, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन, मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन, और ऑब्वियसली फ्री रेडिकल एडिशन के लिए पेरोक्साइड बहुत ही अच्छा होता है। ब्रांचिंग है तो लूजली हेल्ड होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर
ब्रांचिंग से तो स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रांचिंग की वजह से चेन्स लूजली हेल्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, मल्टीपल चेन्स के बीच में वीक ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लास्टिक है, ये कौन सा वाला प्लास्टिक है? ये चीप वाला प्लास्टिक है। जैसे आप 5 रुपए की पेन खरीदते हो तो वो किस प्लास्टिक से बना हुआ? लो डेंसिटी पॉलीथीन से बना, राइट। बट जैसे आप लोग टपरवेयर की बॉटल सबने सुनी होगी ना, 800-800 रुपए की बॉटल बेचता है, वो टूटती नहीं है, अनब्रेकेबल, वो हाई डेंसिटी प्लास्टिक है। या फर्नीचर, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी पे अपन बैठ रहे हैं भाई, वो 500 किलो वजन लेने के लिए बनी हुई है, वो हाई डेंसिटी वाली है ना। वो अलग बात है, इंडिया में वो भी चीप क्वालिटी की मिल रही है कि एक आदमी खड़ा हो तो टूट जाए, वो अलग बात है। बट लो डेंसिटी वाला ब्रांच्ड है, हाई डेंसिटी वाले में ना टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है क्योंकि लीनियर है, इसलिए वो ज्यादा हाई डेंसिटी वाला है ना। चलो HDPE के ऊपर जाते हैं, हाई डेंसिटी। यहां पे क्या हो रहा है? सेम, बट टेम्परेचर और प्रेशर देखो अलग है। टेम्परेचर प्रेशर को नोट करो बच्चों, यहाँ पे 350 टू 370 है, वहां पे 333 टू 343। पहली बात, ये वाला जो है हायर प्रेशर में था, 1000 टू 2000 ATM था, यहाँ पे 6 टू 7 ATM में काम हो गया। यहाँ पे कैटलिस्ट तो चाहिए नहीं था, सिर्फ इनिशिएटर चाहिए था। कौन था इनिशिएटर? पेरोक्साइड। और यहाँ पे चाहिए प्रॉपर कैटलिस्ट। कौन है भाई कैटलिस्ट? कैटलिस्ट है ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट, जो बना है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से। तो वो भी लिख लो, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 थ्राइस Al, समझ रहे हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है ना, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बच्चों TiCl4। क्लियर हो गई बात? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है ना। तो आपको कोई पूछेगा 1 मार्क के लिए, ये 1 मार्क के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और MCQs में तो हजारों बार आता है कि भाई ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट क्या है? तो इट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड C2H5 थ्राइस Al प्लस TiCl4। क्लियर है बच्चों? क्या मैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को ऑर्गेनो मेटालिक में क्लासिफाई कर सकता हूं? क्या उसमें मेटल डायरेक्टली ऑर्गेनिक पार्ट से बॉन्डेड है? हाँ, ऑफ कोर्स है ना। तो ये भी छोटी छोटी चीजें नोट करते जाना, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, नॉलेज थोड़ी ऐड होती रहेगी। चल, प्रॉपर्टीज क्या है भाई? तो क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई है, हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई हार्डनेस एंड मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल देन LDP। LDP तो आप कहाँ पे ना, मतलब वो छोटे मोटे क्या बोलते हैं, ये बॉटल पेन चिंटू पिंटू चीजों के लिए यूज करते हैं ना अपन LDP। हाउस होल्ड चीजें जो थोड़ी मतलब अपने को ड्यूरेबल चाहिए, जैसे कि बकेट्स है ना, बॉटल्स, पाइप्स, डस्टबिन्स है ना, ये सारी चीजें जो है वो बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी वाला कोई आपको पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? यूज एंड थ्रो पेन्स है ना, प्लास्टिक के बाकी टॉयज वगैरह, खिलौने विलौने जो हैं वो सब आपके लो डेंसिटी पॉलीथीन से बनते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बहुत बच्चों ने कहाँ सुना होगा? 2 जगह पे, आपने 2 जगह पे जरूर सुना होगा टेफ्लॉन। कहाँ सुना होगा? एक तो नॉन स्टिक कुकवेयर में सबने सुना है। टेफ्लॉन कहाँ सुना है? नॉन स्टिक कुकवेयर है ना, आपके घर पे जो पैन या कढ़ाई यूज होती है खाना बनाने के लिए, उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। और दूसरा आपने जरूर सुना होगा, आपके कार या बाइक के ऊपर वो लोग टेफ्लॉन की कोटिंग लगाते हैं। आजकल फोन के स्क्रैच गार्ड पे भी आती है, आजकल फोन के स्क्रैच गार्ड पे भी आती है, सुना होगा। तो ये टेफ्लॉन वर्ड सुनते ही आपको तुरंत समझ जाना है, अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंट या नॉन स्टिक कोटिंग, क्या समझ जाना है? स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग या फिर एक लेयर है, एक परत है जो चीजों पे लगाई जाती है, किसके लिए? उसके ऊपर से स्क्रैच वगैरह या उसको नॉन स्टिक बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे LDP का मैंने एक चीज मिस कर दिया, सॉरी। फ्लेक्सिबल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है, ये मार्क कर लेना जरा MCQs के लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 150 डिग्रीज था, इसका 110 डिग्रीज है, ठीक है ना।
और यहाँ पर इरिगेशन, डोमेस्टिक वाटर लाइन, कंटेनर्स, है ना, नॉर्मल हाउस होल्ड चीजें, ठीक है, फालतू। ओके, हाँ, सो टेफलॉन का आपको मैंने बताया कि भाई एक लेयर है स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड कोटिंग बनाने के लिए, ठीक है। टेफलॉन केमिकली क्या है? केमिकली क्या है? टेफलॉन इज टेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्या है बच्चों? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका मोनोमर जो है वो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो कैन आई से टेफलॉन इज इक्वल टू, कैन आई से टेफलॉन इज इक्वल टू पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, PTFE। ये उसका दूसरा नाम है। क्या नाम है? PTFE। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे आप? मैं आपको समझा देता हूं। देखो, CH2 ये आपका इथीन था, टेट्रा मतलब 4, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन। चारों हाइड्रोजन हटाओ, चारों फ्लोरीन लगाओ। पहले ये कर लो, कर पा रहे हो? देखो, CF2 क्या ये समझ में आई बात? है ना? अच्छा, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो और दोनों साइड पे खाली वैलेंसी छोड़ दो, n टाइम्स कर दो, बन गया। अरे भाई, इतना इजी। क्या यही सेम चीज ऊपर लिखी हुई है? देख लो, बस इतना ही करना है। अच्छा, क्या ये सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा जैसे इथीन कर रहा था? तो पेरोक्साइड इनिशिएटर चाहिए, लीनियर बनेगा, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं? फ्री रेडिकल इनिशिएटर चाहिए। कैसे? पेरोक्साइड। सेम टू सेम रे बाबा। तो ये क्या बनाने का? टेफलॉन बनाने का तरीका। अच्छा, इसका यूजेस क्या है? यूजेस इसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टीज क्या है? टफ है, इनर्ट है केमिकली, रेजिस्टेंट टू हीट है एंड कोरोसिव एजेंट्स भी इस पे काम नहीं करते। दैट इज वाई। अच्छा, वाई ऐसा क्यों होता है? क्यों है रेजिस्टेंट टू हीट एंड एवरीथिंग? बिकॉज CF बॉन्ड लेंथ छोटी है ना। कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन छोटा, कार्बन छोटा, बॉन्ड लेंथ बहुत स्मॉल। बॉन्ड लेंथ स्मॉल है तो डिफिकल्ट टू ब्रेक। केमिकल बॉन्डिंग में इसके ऊपर पूरे पूरे पोथे लिखवाए हैं मैंने आपको, ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का क्या फंडा है। तो इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो बहुत टफ होगा। तो इसलिए इसको नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, ऑयल सील्स, गास्केट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और आप ये भी लिख दो, स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग है, ऐड कर दो यहाँ पे। स्क्रैच कोटिंग्स भी बनाने के काम आता है। उसको अपन गैस्केट बोलते हैं, ठीक है। जो लीकेज प्रिवेंट करने के लिए रबर की रिंग्स वगैरह लगाते हैं ना, ज्यादा करके जहां पे आपको पता है कि लीकेज होने का चांस है पानी का या ऑयल का, तो वहां पे आप लगाते हो गैस्केट, ठीक है। कुकर में लगाते हैं, वेरी गुड, कुकर में भी लगाते हैं, है ना। ये रहा, ये देखो गैस्केट ऐसा होता है ना। कुछ लोग मेटल का भी लगाते हैं, रबर का भी लगाते हैं, बट आजकल टेफलॉन का काफी प्रेफर्ड है। ऐसा जो सील करने के लिए किसी चीज को आप बीच में 2 लेयर के बीच में से लगा देते हैं, ठीक है। तो कुकर में तो अपने यहाँ घर में जो कुकर यूज होता है, प्रेशर कुकर, उसमें तो रबर का लगा होता है जनरली, है ना। ओके, सो ये हुआ आपका क्या? टेफलॉन। अभी फटाफट आपके देखो एक एक पॉलीमर निपटाते जाएंगे आप। चलो, नेक्स्ट है हमारा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसका नाम क्या रहेगा बच्चों? पैन। क्या नाम रहेगा? ऑफ कोर्स पैन ना, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अच्छा, एक्रिलोनाइट्राइल नाम से आपको पता चल जाएगा, एक्राइल और नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो ये दिमाग में लगा लो बेटा फटाक से। CN, साइनाइड। इजी, कितना नाम से ही पता चल रहा है यार। अच्छा, साइनाइड है। साइनाइड कहां से आया? एक्रिलोनाइट्राइल। ये साइनाइड फंडा कहां से आया? तो अगर आपको इथीन समझता है ना, एक मतलब सबसे बेसिक इथीन, कौन से बच्चे को इथीन नहीं पता यार? इथीन समझता, पूरा पॉलीमर चैप्टर समझता है। देखो कैसे, क्या था ये डबल बॉन्ड, ये इथीन था, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक साइनाइड लगाओ, बन गया। देखो क्या? एक्रिलोनाइट्राइल। समझ में आ रही बात? है, ये बन गया एक्रिलोनाइट्राइल, है कि नहीं। अब क्या करेंगे? डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे आप? डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे।
इसका एक बॉन्ड फ्री, इसका एक बॉन्ड फ्री, बन गया। क्या करो, n टाइम्स कर दो, n टाइम्स कर दो। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत सिंपल चीज है कि भाई ये साइनाइड मतलब नाइट्राइल बन गया, एक्रिलोनाइट्राइल बन गया। ये जो कंपाउंड बना है क्या था, एक्रिलोनाइट्राइल। अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए वो इथीन या उसके डेरिवेटिव से ही बना रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। मैंने उसमें फ्लोराइड लगाया तो टेफ्लॉन बन गया, मैंने साइनाइड लगाया तो एक्रिलोनाइट्राइल बन गया, राइट। अच्छा हाँ, अब ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जो है, इसमें क्या होगा कि ऐसे ये एक साइड ये कार्बन का बॉन्ड फ्री और एक साइड ये कार्बन का बॉन्ड फ्री है, बट बीच में साइनाइड आ रहा है, तो ये ब्रांचिंग पैटर्न ज्यादा दिखाएगा ना, ऑफ कोर्स, राइट। तो क्या ये टफ मटेरियल बनेगा कि ये सॉफ्ट मटेरियल बनेगा? जो लीनियर बन रहा है वो तो टफ बन रहा था, याद करो, तो ये सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखो नीचे अगली लाइन में आपको पता चल जाएगा क्या बन रहा है। इट रिजेंबल्स वुल एंड इज यूज्ड एज अ वुल सब्स्टिट्यूट फॉर मेकिंग ऑर्लॉन और एक्रिलान। तो PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के 4 नाम हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पैन, ऑर्लॉन और एक्रिलान। क्या ये समझ में आया? आपके घर में जो सबसे नरम तकिया होगा, कॉटन वाले तकिए के साथ क्या होता है, पिलोज, अपन इंडिया में तो बहुत टिपिकली अपन कॉटन के पिलोज यूज करते हैं ना बच्चों। हम सबके घर में एक वो पक्का एक पुराना तकिया होता है जिसमें 20 साल पुराना कापूस है और फ्लावर पैटर्न वाले एक कवर लगाया हुआ है ना। वो दब के पूरा फ्लैट हो चुका है, कड़क हो गया, अपने को मजा नहीं आता उस पर सोने में। तो अपन जाके वो बाहर से एक कर्लॉन पिलो लेके आते हैं ना, ऐड आती है ना टीवी में, कर्लॉन पिलो, देखिए ना आप सब लोग ने, सॉफ्ट वाला। तो वो जो सॉफ्ट वाला कर्लॉन पिलो है ना, वो कर्लॉन नाम वो लोग ने ऑर्लॉन से रखा, अगर आप नोटिस करेंगे ये वाला ऑर्लॉन से उन्होंने नाम रखा है ना। उसके अंदर वो लोगों ने सिंथेटिक, ये जो सिंथेटिक मटेरियल है ना, कौन सा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, वो यूज किया है एज अ वुल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ऐसे नाम याद रह जाएगा ना, कर्लॉन से ऑर्लॉन याद हो जाएगा, है ना बच्चों। चलो ठीक है, तो इट्स अ वुल, बेसिकली अ वुल सब्स्टिट्यूट, ऐसे याद रख लेना। 4 नाम है, मैंने मार्क करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। पॉलीअमाइड फाइबर्स, अब आते हैं, पूरी कैटेगरी है पॉलीअमाइड फाइबर्स की। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स फाइबर फॉर्म में होते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्म में होंगे, आपको मिलेंगे थ्रेड लाइक फॉर्म में, ठीक है। दे आर जनरली नोन एज नाइलॉन्स, प्लीज मार्क दिस सेंटेंस, पॉलीअमाइड फाइबर्स आर जनरली नोन एज नाइलॉन्स। अब नाइलॉन्स की आपके टेक्स्ट बुक में 2 वैरायटी मेन है, एक है नाइलॉन 6, एक है नाइलॉन 6/6, पर और भी एक्स्ट्रा वैरायटीज हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो आप ऐसे समझो, ठीक है, नाइलॉन विच इज इक्वल टू पॉलीअमाइड फाइबर, नाइलॉन इज इक्वल टू पॉलीअमाइड फाइबर्स। अमाइड फंक्शनल ग्रुप सबको पता होना चाहिए गधे बच्चों, क्या है अमाइड फंक्शनल ग्रुप, मैंने सिखाया है डिटेल में, RC डबल बॉन्ड O NH2, है ना, अमाइड ग्रुप है ना ये क्या है, अमाइड ग्रुप है, ठीक है। तो अमाइड ग्रुप को ध्यान में रख लेना, भूल मत जाना। तो इसमें पॉलीअमाइड का स्ट्रक्चर कैसे, एसिड का डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ऑफ कोर्स। अच्छा, ये एसिड प्लस अमोनिया से बना था, एसिड प्लस बेस, तो ये टेक्निकली सॉल्ट हुआ, टेक्निकली एक सॉल्ट हुआ। तो कैन आई से नाइलॉन्स आर सॉल्ट्स? देखो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा। टेक्निकली आई कैन से नाइलॉन्स आर यस, तो ये कंडेंसेशन में इसका एग्जांपल आएगा, ये टेक्निकली सॉल्ट्स है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो बाय प्रोडक्ट वाटर, इसलिए कंडेंसेशन में भी आ गया। क्या हर एक चीज आपको लॉजिकली रिलेट हो रही है बच्चों? अच्छा, तो ये बेसिकली सॉल्ट्स है, तो आप इसको पॉलीअमाइड फाइबर बोल सकते हो, पॉलीअमाइड सॉल्ट बोल सकते हो, बहुत कुछ है। खैर 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 डाइग्रेसिंग, चलो यहाँ आते। ये लोगों को डाइग्रेसिंग का मतलब नहीं पता, जाके डिक्शनरी में ढूंढ लो।
तो 4 टाइप के अपन नायलॉन पढ़ने वाले हैं। पहला है नायलॉन 6 बच्चों, पहला है नायलॉन 6, दूसरा है नायलॉन 66। प्लीज डू नॉट कॉल इट 66। Even if you don't find a comma written somewhere, you have to call it 66. समझ रहे हो बात को? Then you have nylon, maybe you have nylon 610, and you have nylon 26. फिर इसको मैं यहाँ लिखूंगा पहले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 610 तो कोई पूछता भी नहीं। ये सब के सब पॉलीअमाइड फाइबर्स हैं, पर यहां पर ये वाला जो है इसमें 6 कार्बन का एक ही मोनोमर यूज होता है, तो ये होमोपॉलीमर हुआ टेक्निकली। अमाइड ग्रुप तो आएगा। तो यहां पर समझने वाली बात ये है बच्चों कि ये जो 6, 66, 26, 610 ये लिखा है, ये क्या है, ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं, बात को समझो। नंबर्स यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, नंबर्स इंडिकेट कार्बन नंबर इन द मोनोमर्स। सिंपल भाषा में समझ में आ गया सबको? क्या बोला मैंने? इनके मोनोमर में, एक मोनोमर के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं वो इनके आगे लिखे हुए नंबर से आपको पता चलता है। आप बोलोगे ठीक है, तो नायलॉन 6 से हमें यह पता चला एक ही मोनोमर था, उसमें 6 कार्बन थे। बोलो हाँ कि ना? काफी इजी हो गया। नायलॉन 6 से क्या पता चला, अब ये दिमाग लगा के बताओ। सर 2 मोनोमर थे, क्योंकि 6 2 मोनोमर थे, 6 और 6, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन 6 कार्बन, ऐसा फंडा है। 2 अलग अलग मोनोमर है, दोनों में 6 कार्बन है। 6 मोनोमर नहीं है। तो यहां पे आइडिया ये है बच्चों कि ये जो 6,6 ये 2 बार क्यों लिखा, ये दिखाने के लिए कि अच्छा 2 अलग अलग मोनोमर हैं, कोइंसिडेंटली दोनों में 6 कार्बन। वो दोनों मोनोमर मिलेंगे, पहले एक यूनिट बनाएंगे, 6 + 6 का एक यूनिट बनाएंगे, और फिर वो यूनिट बार बार रिपीट होगा। सही है? 6 और 6 मिले, एक यूनिट बना, अब ये यूनिट बार बार रिपीट हुआ। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे बनाया हुआ, जैसे साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, दोनों में 6 कार्बन। ठीक है। नायलॉन 26, अब ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, जल्दी बता देगा क्या है नायलॉन 26। कितने मोनोमर? 2 अलग अलग मोनोमर, एक में 2 कार्बन वाला, एक में 6 कार्बन वाला। ओके। नायलॉन 610 में अगेन 2 मोनोमर, एक 6 वाला, एक 10 वाला। इजी है। अच्छा, नायलॉन 6 एक ही टाइप का मोनोमर, होमो। 6 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर, को यानी हेट्रो। 26 2 अलग टाइप के मोनोमर, हेट्रो। 610 हेट्रो। क्लासिफाई भी कर पाओगे? बोलो हाँ कि ना? है ना बच्चों? तो नायलॉन इसलिए पूरा एक ग्रुप बन जाता है। तो नायलॉन पूरा एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, पूरा एक सेट ऑफ पॉलीमर्स बन जाता है बेसिकली नायलॉन। चलो, उसमें सबसे पहली वैरायटी नायलॉन 6,6 प्रोनाउंस करते वक्त या रीड करते वक्त 6 ऐसा बोलने का। इसमें 2 अलग अलग मोनोमर बोल दिया मैंने। अब यहां पर 2 अलग अलग मोनोमर है। कौन से मोनोमर है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। कौन से है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। ये दोनों में गिन लो यार, कितने दिख रहे हैं आपको? कार्बन देखो कितने दिख रहे हैं। ये COH ये 2, और यहाँ पे कितने? CH2 4 टाइम्स। टोटल कितने हुए एडिपिक एसिड में? 6 हो गए।